ऑलराइट, इस केस में नोटिस करना, sometimes in such questions you get kappa of H2O as well. Like you will get the kappa because of the H plus and OH minus ions. Now, if that is the case, then what is the modification that happens in the question? The simple thing is that जो solution का kappa है, that will be sum of all the ions का kappa. तो आपको ये डेटा दिया हुआ होगा एंड ये डेटा दिया होगा. तो आयंस का जो kappa लिखना है, that you will write as kappa of AgCl solution minus kappa of H2O, and then follow the same steps as we did above. Yes, sir. फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो. लिखा सबने? लिखा कुछ इस तरीके से जा रहे हो? Yes, sir. इसमें Ag प्लस और Br माइनस का लैम्डा एम डायरेक्टली नहीं दे दिया, थोड़ी सी मेहनत करा ली आपसे. Yes, sir. कोलरुश लॉ यूज करने के लिए बोल दिया. तो ये लैम्डा एम ऑफ इंफिनिटी ऑफ Ag प्लस एंड Br माइनस आ गया. Yes, sir. का एस आ जाएगा. एंड डोंट रिपोर्ट दैट एज द आंसर, बिकॉज यहाँ पर एक कैच है क्वेश्चन में, दैट यू हैव टू रिपोर्ट इट इन ग्राम पर लीटर. हाँ ठीक है गौरव, करेक्ट आंसर.
ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Alright, आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आपके एमटी में आया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। Yes, sir. यही पूछा था ना इस बार के एमटी में। Yes, sir. तो इसमें जो हमने ऊपर सीखा है कॉन्सेप्ट प्लस एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गया है। सी इफ यू आर एबल टू फिगर इट आउट। ऊपर स्क्रॉल करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ठीक है, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। आया कुछ? सर एक मिनट सर। इतना तो समझ में आया होगा। Yes, sir. This is the starting point. Conductance of the solution will be some of the conductance of the ions that are there, and in सब का lambda kappa can be written in terms of their lambda, and the catch is to know how to write their concentrations.
ठीक है, कि लैम्डा को लैम्डा एम इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देना, ये तो समझ में आ ही रहा है बिकॉज डेटा उसी का दिया हुआ है एंड लाइक एज यू कैन सी दैट द कॉन्सेंट्रेशन आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी लो। ये कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो बस मुझे। आया कॉन्सेंट्रेशन निकालना? Yes. साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में तो है। सर Yes. AgNO3 भी स्पैरिंगली सॉल्युबल है ना? नहीं, AgNO3 जो सॉल्ट है क्या उसका KSP दिया गया है या पूछा गया है? हाँ यस सर। तो क्या अज्यूम करना है अपने को बट वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। है ना? तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस लिखा आप लोगों ने कि नहीं लिखा, या भूल गए सब लिखा। आयनिक इक्विलिब्रियम? तो इससे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्व होके ऐसे आ गई। Yes, sir. और ये सब करने के बाद भी यूनिट्स का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला अपन ने लिखा हुआ है लैम्डा और कापा के बीच का, दैट वर्क्स विद स्पेसिफिक सेट ऑफ यूनिट्स, क्वेश्चन में जो है वो ऐसा यूनिट्स दी हुई है, तो आपको अकॉर्डिंगली उनको हमारी रिक्वायर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। हाँ, राइट गौरव।
क्वेश्चन में था ना ये सब डेटा। राइट, समझ में आया कैसे करना है फिर ये? यस सर। ये कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाल ली, ये लैम्डास आपको दिए हुए हैं, इनको प्रॉपर यूनिट में लेके आना है, मीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके आना है। नाउ यू पुट इट इन द फॉर्मूला, तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो ऊपर करो ना। ठीक है, ये ऊपर वाले का यहाँ तक का ये तो देख ही लिया था ना, कॉन्सेंट्रेशन निकालने वाला पार्ट। इससे थोड़ा बाकी है। डन सर। ऑलराइट, नाउ ये वाला पार्ट देख लो, जिसमें यू पुट अक्रॉस द डेटा विद करेक्ट यूनिट्स। सर हाँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए? नहीं नहीं, दिस वाज क्या क्या लिखा है उसके आगे, जेई 2006, दिस वाज अ क्वेश्चन जब जेई का पेपर सब्जेक्टिव होता था। ओके। उस टाइम पे इस क्वेश्चन के लिए आराम से काफी टाइम दिया गया होगा। ठीक है, ऑलराइट, लिखा सबने ये? यस सर। ग्रेट। So let's now understand the last topic in this, which is conductometric titrations. इसके पहले आपने एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस एज वेल एज रिडॉक्स टाइट्रेशन समझे हुए हैं, and you have understood those titrations not just conceptually but also numerically, like then questions understanding कितना amount of acid के लिए कितना amount of base लगेगा, and एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट किस टाइट्रेशन किस इंडिकेटर से आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर भी टाइट्रेशंस के बारे में ही बात करेंगे, बट सब्जेक्टिव मैनर में ही बात करेंगे। एंड यहाँ पर द डिफरेंस दैट इज देयर
between the normal titrations that we have done above and the conductometric titrations that we are going to see is identification of endpoint. Normal titrations में हम लोग typically एक color based indicator use करते हैं which changes its color when the end point or equivalence point is achieved. यहाँ पर when we'll be doing conductometric titrations, we will not need such color based indicator. We will do conductance measurement of the solution, and based upon that we will be able to identify the equivalence point. कैसे, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा. पहले इतना लिख लो. लिख लिया? Yes, sir. Alright, चलो अब इसमें आप notice करना how this works using a strong acid strong base titration only. Simple example है, you have a solution of strong acid say HCl and आप इसमें drop by drop strong base that is NaOH का solution add कर लो. Now when this reaction happens, what I will be asking you, because हम लोग conductance measurement करेंगे, notice करना the change of ions that occur in the solution. ठीक है? Before NaOH is added, क्या ions है? After NaOH is added, some amount, and after like equivalence point, if we keep on adding NaOH, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हम ऑब्जर्व करना चाहेंगे. एक बार आप इतना लिखो एंड साथ में अगर थोड़ा सोच पाओ तो सोचो what will be the ions that will be present in the solution.
ठीक है, इतना लिखा आप लोगों ने? Just 5 seconds. अच्छा, अब ऑब्जर्व करना, जब बिफोर NaOH लाइक डाला ही नहीं है, तो यू हैव सोल्यूशन में H प्लस एंड Cl माइनस आयन। ठीक है, फिर जैसे ही आप NaOH डालोगे, यहां पर आप नोटिस करना, जो NaOH से OH माइनस आयन्स आएंगे वो तो H प्लस को कंज्यूम करके वाटर बना देंगे, एंड उन H प्लस की जगह सोल्यूशन में Na प्लस आयन्स आने लग जाएंगे, है कि नहीं? Yes, sir. Right, so basically from the beginning, like before NaOH is added till the end point, क्या हो रहा है? H plus are replacing the Na plus ions. Yes, sir. ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस आप यहाँ पर नोटिस करना कि मैंने ग्राफ जो बनाया हुआ है कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH का, तो बिफोर द NaOH is added, conductance of the solution is high because H plus Cl minus like strong electrolyte है, काफी सारे आयन्स हैं एंड काफी अच्छा कंडक्टेंस है इनका। बट जैसे जैसे आप NaOH डाल रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो क्या हो रहा है? H plus ions they are replacing the Na plus are getting replaced by the Na plus ions, and if you remember जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एज वेल एज इस चैप्टर में भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी जब ये कंडक्टेंस वाला पार्ट शुरू हो रहा था तब बताया था that H plus will have a, because it's a ion of the solvent itself, उसका कंडक्शन काफी ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द अदर आयंस। तो यहाँ पर वी आर रिप्लेसिंग H plus by Na plus, तो वी आर रिप्लेसिंग अ बेटर कंडक्टर बाय अ पोरर कंडक्टर, तो कंडक्टेंस कम होगा ना। Yes. तो ये कंडक्टेंस कम होता जाएगा टिल इक्विवेलेंस पॉइंट, राइट? आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो रहा है? ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, अब सर इक्विवेलेंस पॉइंट होने के बाद भी, हाँ बोलो। सर ये हमें ही सामने से बताया कि H प्लस इज अ बेटर कंडक्टर देन Na प्लस। ओके। ये अपन ने पढ़ा था ना, लाइक कहाँ गया, कौन से लेक्चर में पढ़ा था? इस लेक्चर में पढ़ा था ना, जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। यहाँ पर जब मैंने पॉइंट बताया था, फिर ये भी मैंने बताया था, ओ यस सर, सर याद नहीं आया था। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी देखा था अपन ने, ये मिलेगा एक बार देखना वहां पे भी। अब आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पर? नोटिस करना, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट व्हेन NaOH, अब हम और एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अब वो जो सोल्यूशन में Na प्लस एंड OH माइनस आयंस और आते जाएंगे, एंड OH माइनस आयंस आर आल्सो गुड कंडक्टर्स, दे आर द आयंस ऑफ द सॉल्वेंट इटसेल्फ। तो ऐसा आयंस ऐड होने से, एक्स्ट्रा आयंस ऐड होने से, एंड वो भी अच्छे OH माइनस आयंस ऐड होने से कंडक्टेंस और बढ़ जाएगी, राइट? तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट विल सी अ राइज इन द कंडक्टेंस। तो हमें कैसा ऑब्जर्व होगा? लाइक वी डोंट हैव टू बी वेरी कॉशियस अराउंड द इक्विवेलेंस पॉइंट। हम लोग क्या करते जाएंगे, हम लोग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स इकट्ठे करते जाएंगे, ठीक है, कंडक्टेंस के। there will be some data points that we would be collecting before equivalence point, there would be some data points that we'll be collecting after equivalence point। वो डेटा पॉइंट्स बस आप प्लॉट कर दो इस ग्राफ पर,
and you extrapolate them, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा that equivalence point कहाँ पर आ रहा है. Once you know the equivalence point, तो फिर तो आपको वही जो कैलकुलेशंस हम करते आ रहे थे वही कैलकुलेशंस करनी होगी. इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट करके अननोन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेना होगा. राइट, समझ में आया ये? कैसे करना था? Is this clear? Yes, sir. लिख लो इसको फटाफट. थर्ड केस मतलब कि यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ी क्यों? Yes, sir. तो इक्विवेलेंस पॉइंट आने तक क्या हो रहा था? यहाँ पर जो टोटल आयंस है वो तो आप देख रहे हो ना, वैसे ही रह रहे हैं जितने हैं. Yes, sir. इट वाज जस्ट दैट द H plus was getting replaced by Na plus. तो टोटल आयंस उतने ही है, बट कंडक्टेंस कम कम हो रही है बिकॉज a higher conductance H plus was getting replaced by a lower conductance Na plus. अब जब इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, नाउ देयर इज नो मोर एसिड बेस रिएक्शन. जस्ट जो आप NaOH ऐड करते जा रहे हो वो सोल्यूशन में डिसोसिएटेड फॉर्म में Na प्लस और OH आयंस में प्रेजेंट होता जा रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जा रहे हैं ना. Yes, sir. एज वेल एज द फैक्टर दैट यहाँ पर ये जो आयंस बढ़ रहे हैं उसमें भी यू हैव गुड कंडक्टेंस वाले OH माइनस आयंस, तो दे आर आल्सो हेल्पिंग इन इंक्रीज द कंडक्टेंस. तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट ये कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा. ठीक है, Yes, sir. राइट, ओके. सो बेस्ड अपॉन दिस अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आया होगा दैट हाउ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस आर. सो एसेंशियली एक टाइट्रेशन का ऑब्जेक्टिव आपको पता है. टाइट्रेशन का ऑब्जेक्टिव होता है अननोन कॉन्सेंट्रेशन आइडेंटिफाई करना यूजिंग सर्टेन स्टैंडर्ड सोल्यूशन. राइट, एक हमारे पास सोल्यूशन होगा जिसका अननोन कॉन्सेंट्रेशन होगा एंड उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करना है यूजिंग सम स्टैंडर्ड सोल्यूशन. तो टिपिकली वो कलर बेस्ड इंडिकेटर्स के टाइट्रेशन तो अपन ने देखे ही थे. यहाँ पर व्हाट वुड बी हैपनिंग is that instead of using those color based indicators to identify the end point or equivalence point, we use conductance measurement. So such method helps us in accurately identifying the equivalence point and as a result then doing the calculations. ठीक है, सर एंड पॉइंट तक नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है ना?
हाँ, एंड पॉइंट्स में नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है ना एंड पॉइंट तक? एंड पॉइंट तक, हाँ एंड पॉइंट तक या उसके पहले। ओके। अच्छा, अब अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई है तो आप एक अटेम्प्ट लेना चाहोगे अबाउट दिस टाइट्रेशन, हाउ विल इट कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH ग्राफ वुड लुक लाइक? आया कुछ? Yes, sir. ऑल राइट, तो इस तरीके का ग्राफ रहेगा। Then we'll observe, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑब्जर्वेशन? सबसे पहला तो रहेगा कि लोअर वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस से स्टार्ट होगा। क्यों? बिकॉज वी हैड अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली ना। Yes, sir.
देन स्टार्टिंग में एक छोटा सा डिप रहेगा. Why would there be a छोटा सा डिप? बिकॉज है वीक एसिड का सोल्यूशन, बट थोड़ा सा तो इसने H प्लस दिया था ना सोल्यूशन में, फ्री H प्लस जो था. Yes, sir. And when that gets replaced by Na plus, so there is a small decrease in the conductance that happens because that free H plus got replaced by Na plus. Yes, sir. ठीक है. Once that is there, let's say after a drop or so, then the conductance will start to rise again. Why Yes, so? Because adding NaOH introduces more ions in the solution. जो OH माइनस है वो तो H प्लस को कैप्चर कर ले रहा है, राइट. उसकी जगह Na प्लस आ जा रहे हैं, बट साथ साथ में CH3CO माइनस भी सोल्यूशन में आने लग गए ना. yes, sir. ठीक है. तो यहाँ पर पहले सोल्यूशन में हार्डली कुछ आयंस थे बिकॉज CH3COH was a weak electrolyte, but addition of NaOH helped increase the number of ions, and the added increase was increasing the added ions increase the conductance of the solutions. Hence you can see the increasing part of conductance over here, and this continues till equivalence point. However, after equivalence point, what we observe is that the conductance again increases, but increases more rapidly, because for every drop of NaOH that you are adding, this time the ions are increasing and the added ions are Na plus and OH minus ions. And OH minus ion being the ion of the solvent has a greater conductivity than the acetate ion. सर ये OH माइनस के आयंस कैसे आए, एक बार दोबारा बताइए ना. OH माइनस के आयंस कैसे आए? क्योंकि आप NaOH डालते जा रहे हो ना, इवन आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट. यहाँ एक्स एक्सिस पे अपन आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अपन NaOH ऐड करते जा रहे हैं. ओके सर, गॉट इट.
लिखा सबने ये? यस सर। Yes, सर sir. जस्ट 5 seconds. को पैरेलली जिन्होंने लिख लिया है, आप यही सेम टाइट्रेशन बट डन इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर, तो बता सकते हो कैसा ग्राफ रहना चाहिए? पिछले वाले तरीके और इस वाले तरीके में थोड़ा सा अंतर ये हो गया दैट दिस टाइम NaOH के सोल्यूशन में हम ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप CH3COH ऐड कर रहे हैं. सर इसमें कंडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी ना? सर COONA बन जाएगा. राइट, सो इस तरीके का कुछ रहेगा. स्टार्टिंग में हायर कंडक्टेंस होगी बिकॉज ऑफ द NaOH हैविंग और शोइंग हाई कंडक्टेंस, बट जैसे जैसे हम इसमें CH3COH ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो H प्लस है वो OH माइनस को तो कंज्यूम कर दे रहा है और उसकी जगह क्या इंट्रोड्यूस कर दे रहा है, CH3CO माइनस आयंस. यस सर. राइट, एंड डेफिनेटली दे आर लेसर कंडक्टिंग देन द OH माइनस आयंस, तो कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज करता जाएगा. कब तक ऐसा होता रहेगा? इक्विवेलेंस पॉइंट. द इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद में, राइट, द रिएक्शन इज डन. नाउ if you add more CH3COH, then nothing really happens because that NaOH के आयंस खत्म हो गए सर. हाँ, जो मतलब CH3COH हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, it isn't really contributing much to the solution and its conductivity. तो slightly increase नहीं होगा. अब slightly increase क्यों कह रहे हो? वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए? The concentration, हाँ, yes, sir. Hardly any difference that we will see. It's almost a horizontal line that will come across. Okay, sir. So we can say it's because it becomes a buffer solution also, right? And so it doesn't ionize more. Correct. मतलब the only thing that you could have been thinking is कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, क्योंकि आयोनाइजेशन तो कुछ हो नहीं रहा है खास, बफर सॉल्यूशन बन गया है ना. यस सर.
No. अब नोटिस करना what will happen in this case. When a mixture of weak acid plus strong acid is titrated with a strong base. एक बार सोचो. तो थोड़ा जूम आउट कर सकते हो एक बार? ये ऊपर वाला नीचे वाला ट्राई करो. सर इसमें इनिशियली कंडक्टेंस हाई रहेगा बट आगे धीरे धीरे लो होता जाएगा. ऑलराइट, सो यहाँ पे अपन ऑब्जर्व करते हैं
तो कैसा दिखेगा आप नोटिस करना। बट ये सब फिर दोबारा राइज होने लगा है ना, क्योंकि NaCl बनेगा तो NaCl के आयंस हाईली कंडक्टिव है। This is the kind of graph that you will come across. ठीक है, कैसा रहेगा आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना। Starting with there will be high conductance because you have HCl completely dissociated into H plus and Cl minus ions. Acetic acid का hardly कुछ dissociation होगा, but because of the H plus and the Cl minus ions, the conductance is high. ठीक है, and you know this concept that when you have a mixture of acid, the stronger one reacts first. यस सर। तो पहले reaction HCl and NaOH का होगा. As a consequence of this reaction, यहाँ पर conductance drop होता जाएगा, and the reason is same जो हमने first example में notice किया था, that the H plus ions will be replaced by the Na plus ions. Now this keeps on happening till the first equivalence point, till this reaction gets complete. After that, the second reaction starts to happen, which is the acetic acid reacting with NaOH. Now that when starts to happen results in increase in conductance. Why does it results in increase in conductance? Because यहाँ पर you can notice that the added NaOH will help in increasing the number of ions in the solution. It will help increase the amount of ions, the sodium Na plus ions and CH3CO minus ions. ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया? यस सर। सर वो सेकंड पॉइंट एक बार वापस बता सकते हो आप कि ग्रेजुअल इंक्रीज क्यों होता है? यहाँ तक का समझ में आया आपको कि यस सर, हाँ ड्रॉप क्यों हुआ? यस सर। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर व्हाट इज देयर इन द सॉल्यूशन? सर CH जो एसिटिक एसिड है वो है और NaOH हम ऐड कर रहे हैं। राइट, इस यहाँ तक सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट है एंड ये NaCl के आयंस प्रेजेंट है, Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस. ठीक है, अब हम इसमें और NaOH ऐड कर रहे हैं. We are moving beyond first sequence point. Now what is happening is that added NaOH reacts with CH3COH to do what? To make CH3CONA, right? That is acidate ion and Na plus ion. तो ये अब नए आयंस आ रहे हैं ना सोल्यूशन में जो पहले नहीं थे. यस सर। यस सर, गॉट। इनकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ रहा है. ये बढ़ता रहेगा कब तक? जब तक ये सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है तब तक ये बढ़ता रहेगा. इसके बाद भी अगर मैं NaOH डाल रहा हूँ, if I am adding further amount of NaOH, then what I find is that the conductance increases even more rapidly. Why? Because the added NaOH is going to contribute to add to the ions Na plus and OH minus ions. Now, and OH minus ions were better conductor than the acetate ions. तो जितना राइज यहाँ पे हो रहा है उससे रैपिड राइज यहाँ पे होना चाहिए. यस सर। ठीक है, नहीं वो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा ना सार्थक, जो तुम्हारा डाउट है दैट यहाँ पर जैसे हमने पहले ऑब्जर्व किया था यहाँ पे एक डिप ऑब्जर्व होगा क्या, तो वो डिप एक्चुअली मतलब आपका पॉइंट एक्चुअली करेक्ट है. जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पर ऑब्जर्व होगा दैट विल बी और दैट शुड बी स्लाइटली बिफोर द इंटरसेक्शन पॉइंट. जैसे यहाँ पर मैंने डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करे, ये डेटा पॉइंट, ये डेटा पॉइंट, ये डेटा पॉइंट, फिर ये डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करे, तो इनको जब मैं एक्स्ट्रापोलेट करके कनेक्ट कर रहा हूँ एंड उस पॉइंट को मैं फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट बोल रहा हूँ, द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट माइट बी स्लाइटली जस्ट बिफोर दिस. ठीक है,
सो हाईएस्ट कंडक्टेंस लास्ट वाले सॉल्यूशन का होगा कि एकदम फर्स्ट वाले? हाईएस्ट कंडक्टेंस किसका होगा? लास्ट होना। ज्यादा आयंस हो गए ना उसमें। हाँ यस सर। यस। ठीक, बट थोड़ा ऐसा सब्जेक्टिवली हम लोग देख रहे हैं, मतलब आप एग्जैक्टली जो रहेगा आंसर वो तो डेटा पॉइंट्स पे डिपेंड कर जाएगा कि किस में कितना ज्यादा होगा। लिखा सबने? यस सर। चलो इसके बारे में बता दो, इसका कैसा ग्राफ रहना चाहिए?
ठीक है, इस तरीके से रहेगा कुछ ये ग्राफ। सर उल्टा ही होना चाहिए था, पहले इंक्रीज फिर कांस्टेंट। नहीं ना, आप अगेन स्टेप बाय स्टेप इमेजिन करो ना किस तरीके से आयंस प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन में, तो आपको समझ में आएगा। सब प्रेसिपिटेशन की वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होगी, कंडक्टेंस। देखो जरा क्या हो रहा है सोल्यूशन में। पहले Ag प्लस एंड NO3 माइनस आयन थे, ठीक है, मान लो 10 Ag प्लस एंड 10 NO3 माइनस आयन थे। फिर आपने एक KCl डाला, तो क्या हो गया, जो Cl माइनस है उसने Ag प्लस को कंज्यूम करके प्रेसिपिटेट बना दिया, राइट। बट साथ ही साथ सोल्यूशन में K प्लस आयन भी छोड़ दिया ना, यस गॉट इट। तो NO3 माइनस तो जितने थे उतने ही रह गए, बट Ag प्लस आयन जो था वो K प्लस से रिप्लेस हो गया, नंबर ऑफ आयन्स उतने ही रहे। एंड सिंस बोला जा रहा है क्वेश्चन में दैट Ag plus and K plus have similar conductivity, so the conductance is almost constant only, isn't changing much, right? And then this thing continues till the equivalence point, and after that the KCl that you are adding is just adding to the number of ions that are there in the solution, no? So the conductance starts to increase. ठीक है, समझ में आई? यस सर। चलो, all right. सर तो अगर कंडक्टिविटी डिफरेंट भी हुई तो भी प्रेसिपिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना यहाँ? प्रेसिपिटेशन से फर्क नहीं पड़ेगा इन द सेंस, समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। सर मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं होता तो भी सिमिलर ही ग्राफ होता ना? नहीं नहीं, ऐसा क्यों? प्रेसिपिटेशन नहीं होता तो फिर जस्ट आयंस ऐड अप होते रहते ना, मतलब ये ग्राफ बढ़ता ही रहता ना। यस सर गॉट इट। ठीक है, चलो, all right then. So this completes your chapter of electrochemistry and the conductance part as well. ठीक है, based on this अब आप बचा हुआ जो section है बुकलेट का वो भी attempt करो। ठीक है, now I have some time with me, so I would want to use that in starting this next chapter of solid state. And especially ये half an hour मेरे लिए थोड़ा useful रहेगा, because ये जो starting part है solid state का, this is pretty theoretical in nature. ठीक है, and because of its theoretical nature, I will take you through that theory stuff one after the other, but I am not expecting you to write it right during the lecture itself. So I will be sharing these notes after the lecture. ठीक है? ओके सर। Now, as a introduction to this chapter solid state, आप मान के चलो कि overall छोटा ही chapter है. It shouldn't take more than 4 lectures to complete this. And at the same time, ये जो topic है ये अपने आप में एक isolated topic है, like it does not relate much
with the previous topics. On top of that, it is a fairly easy topic, like the kind of concepts that you are going to study and the kind of problems that you are going to see aren't quite difficult. And over years एग्जाम में भी जो इसके क्वेश्चंस आप नोटिस करोगे तो वो pretty much स्टैंडर्ड से ही फॉर्मेट में पूछे जाते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत न्यूनेस होती है उन क्वेश्चंस में, बट द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स रिमेन द सेम. तो इफ यू वुड हैव प्रैक्टिस्ड द बुकलेट के क्वेश्चंस इटसेल्फ, तो यू शुड बी इन अ really good position to attempt or answer the questions of this chapter for JEE Advanced as well. ठीक है. यस सर. नाउ जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा थियोरेटिकल है, तो इट वुड नीड दैट क्विक रन थ्रू ऑफ दोज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स. तो नोटिस करना, द चैप्टर स्टार्ट्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है, देयर आर मेनी क्लासिफिकेशंस दैट एग्जिस्ट of solids. This one is based upon their internal structure. We classify the solids into two types. There is crystalline and there is amorphous. Crystalline substances, as you can notice the example like diamond ya NaCl are those examples in which the atoms or ions present inside are present in a regular pattern of arrangement. Whereas amorphous solids, the ones that are there on the right hand side, as you can notice from the example like wood, rubber, are examples where the atoms or molecules do not have a regular pattern of arrangement. As a consequence, we also tend to write these crystalline solids as true solids and these amorphous solids as pseudo solids. ठीक है, यहाँ पर अमॉर्फस सॉलिड्स में एक नोटिसेबल एग्जांपल रहता है ग्लास का. ठीक है, समटाइम्स इफ द नॉलेज इजंट देयर विद स्टूडेंट्स, तो दे टेंड टू क्लासिफाई ग्लास एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट ग्लास इज एक्चुअली अमॉर्फस इन नेचर. ठीक है, इट डज नॉट हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. व्हाट डू आई मीन बाय लॉन्ग रेंज ऑर्डर वर्सेस शॉर्ट रेंज ऑर्डर? ठीक है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में लॉन्ग रेंज ऑर्डर प्रेजेंट होता है, मतलब throughout the solid, the entire solid, there is a particular pattern of arrangement of atoms or ion that is followed. Amorphous substances में, amorphous solids में we say that there isn't an order. Like sometimes there is order also, but that is a short range only. तो कुछ pattern of arrangement मिलेगा, but in a small section of the solid, then there will be some another pattern, then there will be some other pattern, not a long range order. ठीक है. Now, having said this, ठीक है, ध्यान से यहाँ पर नोटिस करना, आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड में आइस का एग्जांपल नोटिस करा? यस सर. डू यू थिंक फ्रिज में बनी हुई आइस क्रिस्टलाइन होती है? नो सर. राइट, सो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नोट करने के लिए, दैट the crystalline solids, when have to be generated, when have to be created, they must be done so in controlled conditions. Otherwise you end up making an extremely defective crystal which is like an amorphous substance only. जैसे आपके फ्रिज में जो पानी है उसमें एयर के बबल्स भी होंगे, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी, एंड बहुत रैपिड कूलिंग करके आप उसको जमा रहे हो, तो इट इज हाईली अनलाइकली दैट इट विल एंड अप बीइंग अ crystalline solid. overall a crystalline solid. There will be too many defects in that. ठीक है, वहीं पर जैसे स्नोफ्लेक्स बनते हैं, राइट, so that small scale pe we see that regular pattern of arrangement happening because of it happening in a very controlled slow manner. तो वो एग्जांपल्स होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के. ठीक है,
सर प्लास्टिक बॉटल्स को किस में कंसिडर करेंगे? amorphous. Plastic is amorphous. ओके As another important difference between crystalline and amorphous solids, notice करना, crystalline solids have a sharp melting point, whereas amorphous substances, they don't have a sharp melting point. मतलब कैसा रहता है that आप एक say for example crystalline substance को heat up कर रहे हो, like you are providing heat, तो उसका temperature बढ़ता जाता है. यस सर. Now what is observed in case of crystalline substances is that if you keep on adding heat, temperature keeps on increasing, but there comes a point, there comes a temperature जहां पर temperature further change होना बंद हो जाता है and the phase change starts to happen, like the heat supplied goes into changing the phase, liquid से solid से liquid, and that particular temperature at which this happens is called as the melting point of that solid. ऐसा ऑब्जर्वेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखने को मिलता है. अमॉर्फस सॉलिड्स में व्हाट हैपेंस इज दैट आप हीट करते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एंड व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट साथ ही साथ में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एंड एट सम पॉइंट इन टाइम मेल्टिंग भी शुरू हो जाएगी, फेज चेंज भी ऑब्जर्व होने लग जाएगा, बट टेम्परेचर स्टिल बढ़ता ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू हो गई जिसपे पूरा फेज चेंज ऑब्जर्व हो रहा है. ठीक है, इसको ग्राफिकली आप जैसे यहाँ पे नोटिस करोगे, ठीक है, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इट. इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से रीड करना, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है एंड एक्स एक्सिस पे वैसे तो टाइम है, बट यू कैन थिंक ऑफ इट दैट वी आर गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग, हीट सप्लाई करे जा रहे हैं. तो आपने लाइक हीट सप्लाई करा, ठीक है, तो हमारा सॉलिड जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बट देन एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाएगा जिस पे आप हीट सप्लाई करते जा रहे हो, बट स्टिल व्हाट यू ऑब्जर्व इज दैट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट ट्रांजिशन हो रहा है, जो मेरा सॉलिड है वो लिक्विड में जाता जा रहा है. ठीक है, एंड देन बियॉन्ड दैट टेम्परेचर, लाइक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में चला गया, अब आपने हीट करा तो फिर आप वापस से टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा लिक्विड फेज का. ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऑब्जर्व होगा. अमॉर्फस में कैसा हो रहा है? अमॉर्फस में सच ऑब्जर्वेशंस डजंट कम. लाइक आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, साथ में मेल्टिंग भी शुरू हो गई है, टेम्परेचर स्टिल बढ़ते ही जा रहा है, लाइक इस तरीके से देयर इज नो पर्टिकुलर और अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ऐसा क्यों हो रहा होगा? आई थिंक वो भी काफी इजीली अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज यहाँ पर इन केस ऑफ सॉलिड्स विच आर क्रिस्टलाइन देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट. तो जो बाइंडिंग फोर्स है, जो लैटिस एनर्जी होगी या जो भी बाइंडिंग फोर्स होगा which is keeping that atoms or molecules together, it would be uniform throughout because of the regular pattern of arrangement. So if you would want to overcome that force, overcome that binding force, right, a particular amount of energy would be required in doing that. Whereas in amorphous solids, because there isn't a regular pattern of arrangement, कहीं जगह पर ज्यादा बाइंडिंग फोर्स होगा, कहीं पर कम बाइंडिंग फोर्स होगा, राइट. देयर इजंट अ यूनिफॉर्म बाइंडिंग फोर्स थ्रू आउट द सॉलिड. तो आप हीट सप्लाई करते जा रहे हो तो कहीं पर लाइक मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, कहीं पर नहीं होगी, कहीं पर टेम्परेचर स्टिल बढ़ता रहेगा, राइट, एंड सच ट्रांजिशन वुड बी ऑब्जर्व्ड. समझ में आया ये? यस सर. Then there is another important difference that is between the crystalline and amorphous solids. ठीक है, इसे हम कहते हैं anisotropic versus isotropic. Now what do I mean by this anisotropic versus isotropic? तो आप नोटिस करना that anisotropic वर्ड का मीनिंग होता है different properties in different direction, whereas isotropic वर्ड का मीनिंग होता है
same property, like on an average in all directions. Now, what do I mean by this? Observe करना, जैसे for example कोई property हम लोग notice कर रहे हैं like mechanical strength. Now, in case of crystalline solids में कैसा है? There is a regular pattern of arrangement. अब because of that regular pattern of arrangement हो सकता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इसमें notice करो, along the x-axis atoms के बीच का distance कम हो, along the y-axis हो सकता है atoms के बीच का distance ज़्यादा हो, ठीक है, because that will depend upon the solid कैसा उसके अंदर arrangement है. Now, if this is the entire pattern that is followed throughout the solid, like x-axis के along कम spacing है, y-axis के along ज़्यादा spacing है, then properties like this mechanical strength या refractive index या electrical conductance, they might vary with the direction. Right? हो सकता है यहाँ पे x direction के along ज़्यादा अच्छा mechanical strength हो because of the closed packing as compared to y direction के along. ठीक है? So Yes, because sir. of such nature, we say that crystalline solids are anisotropic in nature. Whereas when you talk about the amorphous solids, इनमें कैसा है? In case of amorphous solids, the randomness that is there makes it in such a manner that properties will be having on an average a same value in all directions, similar to like how a gas exerts uniform pressure in all direction, right? Individual जो atom या molecule है उनकी speed, उनका direction अलग अलग हो सकता है, but हम notice करते हैं ना that on an average there is no directional bias. Yes, sir. Right? On an average, the pressure exerted is uniform. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी amorphous substance में isotropic nature रहता है. ठीक है? Yes, sir. Now, next observe करना, इसी में as a difference cleavage property कैसा रहेगा? ठीक है, so यहाँ पर ये observe इस तरीके से करना होता है that when we talk about crystalline substances, when they are broken down into smaller pieces, तो जो नए pieces generate होते हैं उनके जो surfaces होते हैं वो regular होते हैं, smooth होते हैं, because the way in which the crystalline substance absorb the stress or the mechanical force that is acted upon them, they tend to cleave along particular directions, along particular planes. Whereas amorphous substances में ऐसा कोई regular pattern of arrangement नहीं होता है, तो randomly the particles break down and as a consequence जो surface generate होते हैं वो smooth नहीं होते हैं. ठीक है, this is at a microscopic level, at an atomic level. Yes, sir. And then the last one is fairly understandable, heat of fusion. वो मतलब ऊपर ही मैंने explain कर दिया कि यहाँ पर एक definite amount चाहिए होता है, यहाँ पर ऐसा कोई range में values चाहिए होती हैं, particular amount नहीं चाहिए होता because of the way in which their arrangement are. ठीक है. Now इस particular chapter में solid state में our focus will be on crystalline solids. Right, so let's deep dive into classifying crystalline solids. And यहाँ पर जो classification हमने करा है, that is based upon their binding force.
the binding force that keeps those atoms or molecules together. Now, based upon that, आप notice करना यहाँ पर हम लोग 4 categories of crystalline solids देखेंगे. What are those 4 categories? You have molecular solids, ionic solids, metallic solids, and covalent network solids. The classification is based upon the binding force that is present in them. तो यहाँ पे आप notice करना, एक एक करके examples देखते हैं. Let's start from the bottom. You have covalent network solids. Like the example there in front of you would be something like diamond. ठीक है, या फिर से ग्रेफाइट, या फिर ऐसे ये सिलिकॉन कार्बाइड या क्वार्ट्ज. इसमें कैसा हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एटम्स हैं और उनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है, द वन व्हिच इज कीपिंग देम टुगेदर, इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. In case of metallic solids, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, like example being iron, copper, silver, right? इसमें जो constituent particles हैं, the constituent particles are the metal atoms themselves. Now sometimes in metal atoms को just metal atoms लिखने की जगह आपने यहाँ पे notice करा, एक fancy तरीके से describe किया हुआ है, positive ions in a sea of delocalized electrons. Now that description is because of a important difference between these metallic solids and covalent network solids. From the point of view of electrical conductivity, is diamond a good conductor of electricity? No. No. Is metal like iron or copper a good conductor of electricity? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में है तो atoms ही that are So bonding. free electrons. So free electrons are the distinguishers. Correct. So जैसे डायमंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रिटी लोकलाइज्ड, मतलब एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दे आर प्रिटी मच लोकलाइज्ड. वो उस रीजन को, बिटवीन दोस कार्बन एटम्स के रीजन को छोड़ के इधर उधर नहीं भाग पा रहा है. ठीक है. बट इन केस ऑफ मेटल solids, metallic solids, the electrons which are present between these metal atoms, these valence electrons which are responsible for what we are calling as metallic bonding, they are pretty much easy to move. They are pretty much delocalizable. So what happens if you apply a small potential difference also across the metal, these electrons can very easily move from one region to another region. That's why this description is there, positive ions in a sea of delocalized electrons. Okay. Then you have ionic solids. इसमें notice करना, the constituent particles are ions themselves, cations and anions, and the force that keeps them together is the electrostatic force of attraction between these ions. ठीक है. इस चैप्टर में ज्यादा फोकस हमारा इन दोनों कैटेगरी पर रहेगा, मेटालिक सॉलिड्स एंड आयनिक सॉलिड. दीस विल बी आवर की फोकस. इनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. Yes, sir. ठीक है. थोड़ा बहुत डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में भी बताऊंगा मैं. ठीक है, बट मेजर फोकस यही रहेगा. Then there are these molecular solids also. These are those solids in which the constituent particles are molecules and they have the following attractive forces that keep them together. जैसे हाइड्रोजन बॉन्डेड में आप नोटिस करोगे, the classic example is ice या फिर solid HF. तो इसमें H2O molecules जो होते हैं आपस में they are bonded with hydrogen bonds.
ठीक है, विद इन H2O मॉलिक्यूल तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बट जो सॉलिड बनाने वाला फोर्स है वो तो मॉलिक्यूल्स को आपस में साथ में रखने वाला फोर्स है ना, और वो क्या है? हाइड्रोजन वो बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वैसे ही देन देयर आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिडिफाइड SO2 या सॉलिडिफाइड HCl। तो इसमें क्या होता है, HCl और HCl मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन रहता है। तो दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड इनके बीच के जो अट्रैक्शन होंगे दे आर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज पोलर molecular solids. But Sir, sir, if we but take them in a bulk, the dipole-dipole interaction should disappear. If we take them in what? In bulk, Bulk, why will they disappear? sir, since these are vector quantities, सर बहुत से अलग अलग डायरेक्शन में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगे तो कैसे चलेगा? नहीं तो ये अलाइन होंगे ना। देखो, अगर गैस के फॉर्म में आप सोच रहे हो तो यस यू आर राइट, ठीक है, यस सर। बट हम लोग इनको ऐसी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में लेके आते हैं ना जहां पर वी गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू अलाइन इन सच अ मैनर दैट दे कैन फॉर्म सॉलिड्स। अगर मैं HCl गैस की बात करूंगा तो हाँ, मतलब ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर घूम रहे होंगे, झूम रहे होंगे। यस सर। I will have to decrease temperature, I will have to increase pressure to liquefy them, then to further solidify them, such that there is this regular pattern of arrangement that they then follow. यस सर। ठीक है, यस सर। है ना? यस सर। तो वापस से नोटिस करो यहाँ पे राजा, SO2 जो है वो तो कोवेलेंट कंपाउंड है। यस सर। मैं वो नहीं मना कर रहा हूँ कि SO2 कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि बिटवीन SO2 मॉलिक्यूल, ये एक SO2 मॉलिक्यूल हो गया, राइट, ये दूसरा SO2 मॉलिक्यूल हो गया, राइट, तो इनके बीच में क्या हो रहा है? लाइक ये इनका ऐसे आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्ट कर रहा होगा ना। यस सर। पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड। तो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो तो ये लंदन डिस्पर्जन, ये वंडर वॉल फोर्सेस ही हैं। यस सर। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हाट वी सी इज दैट इवन द नॉन पोलर स्पीशीज दे कैन बी liquefied or solidified. So for example, hydrogen gas can be solidified below 12 Kelvin temperatures. So the force that is actually keeping those H2 molecules together is the induced dipole van der Waals force या London dispersion force हम बोलते हैं जिसको। ठीक है, और ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम लोग कैटेगरी में क्या डालते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यस सर। ठीक है, इन सब की ये फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट समझ में आएगा आप लोगों को? एक बार Yes, quickly sir. बात कर लो, इसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। सर आपने वो एक बार क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के एग्जांपल सिर्फ एक एक ही लिखवा दिए थे ना उसमें? मतलब ऊपर आपने जो डिफरेंशिएशन लिखा था ना उसमें आपने एग्जांपल लिखे थे नीचे। हाँ, अच्छा ओके सर, हाँ यस सर, मैंने नोटिस किया, सॉरी। यहाँ पे भी लिखे हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं। ठीक है, डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं? यस सर। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, so with this classification let's
also understand some terms and definitions that are used in this chapter when describing these crystalline solids. तो यहाँ पे मैं आपके सामने 4 टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, 1, 2, 3 and 4. ठीक है, क्या क्या है टर्म्स? पहला टर्म नोटिस करना, दिस इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस. व्हाट डज इट मीन? बेसिकली regular 3D arrangement of particles. That is what is called as a lattice or a space lattice or a crystal lattice. Now, in this regular pattern of arrangement of particles, we have lattice point or lattice positions. Those are positions or locations that are occupied by the particles. Then you have interstitial sites or void sites, and those will be the empty space present between the lattice positions. Okay. And then there is what we call as unit cell. Okay. Unit cell is something which you can, in a very simple definition, describe in the following manner. It is the smallest portion of the crystal lattice which, when repeated in different directions, generates the entire lattice. राइट. सो यहाँ पर जैसे आप नोटिस करोगे, इस क्रिस्टल में अगर मैं ये छोटा ऑरेंज क्यूब ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊं ऊपर नीचे आगे पीछे, तो मेरा ओवरऑल ये लैटिस जनरेट हो जाएगा. Yes, sir. So this is going to be the unit cell. Now the reason why unit cell is important to us is because the unit cell is going to be what makes up the entire lattice. So if we study a unit cell properly, then we will study the lattice properly. Right. So our key focus will be to study these unit cells. Yes, sir. Now, when we describe unit cells, तो यहाँ पर notice करना, the unit cells are described using 3 parameters. ठीक है, one is जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो मैं थोड़ा देर बाद लिखूंगा, मतलब लिखा हुआ मिलेगा आपको. That is location of atoms. ठीक है, कहाँ कहाँ पर atoms present होते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा नहीं है, आप इस तरीके से मान लो, that is like lattice positions, कहाँ कहाँ पर atoms present होंगे. Then based upon those positions, what is the length of the unit cell, length of the edges of the unit cell that we come across, and angles between those edges. These are some crucial parameters which help study a unit cell, help describe a unit cell. Depending upon these parameters, we are able to differentiate between different types of unit cells. ठीक है, जरूरी थोड़ा हर यूनिट सेल ऐसा ही दिखे, जरूरी है कि हर यूनिट सेल ऐसा ही दिखे. ठीक है, क्रिस्टल में और भी तरीके के रेगुलर पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं ना. यस सर, थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है. राइट. सो क्या बकी बॉल जैसा भी हो सकता है. हाँ, तो those differentiations are based upon these unit cell parameters. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली इस तरीके से एक लिख सकते हैं, इसके बीच में एक लाइन, that not all
सर हमें ये मतलब ऐसे अलग अलग केसेस याद रखने क्या जिनमें से एंगल्स अलग होंगे और एज लेंथ अलग होंगे? बिल्कुल। ठीक है, सो नॉट ऑल यूनिट सेल्स आर आइडेंटिकल. ठीक है, दे वेरी from each other based upon these unit cell parameters. क्या है ये? edge length and angles between edges. राइट, तो जैसे यहाँ पर एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है यूनिट सेल का, तो उसमें 3 edges describing the 3-dimensional nature of unit cell. ठीक है, जो 3D यूनिट सेल्स होते हैं उसके 3-dimensional नेचर को डिस्क्राइब करते हुए 3 एजेस होंगी ABC, एंड उन एजेस के बीच के एंगल्स होंगे. ठीक है, एंड ऐसा कोई यहाँ पे डायग्राम देख के शायद आपको लग रहा हो कि अरे ये तो 90 डिग्री के एंगल्स है ना, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. देयर इज नो नेसेसिटी फॉर देम टू बी 90 डिग्री. ऐसा डायग्राम देख के आपको लग रहा होगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक डायग्राम बनाना ही पड़ेगा. यस सर. ठीक है, आई थिंक बेटर डायग्राम होता इफ आई वुड हैव से ड्रॉन समथिंग लाइक कहाँ गया ट्राई क्लिनिक वाला, something like this, then you would have not had any preconceived notion in mind. ठीक है, तो इसमें 3 एजेस जो होती है उनका नोमेनक्लेचर जरूर नोटिस करना. दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल ABC एंड द एंगल्स आर डिनोटेड बाय अल्फा बीटा गामा. एंड यहाँ पे भी अल्फा विल बी द एंगल बिटवीन एज B and C, बीटा विल बी द एज बिटवीन C and A, and gamma will be the angle between edge A and B. ठीक है, नोमेनक्लेचर है यहाँ पे फिक्स्ड है. यस इस सर. तरीके से लिखना होता है. ठीक है, नाउ नोटिस करना दैट बेस्ड अपॉन दीज एज लेंथ्स एंड एंगल्स बिटवीन एजेस वी कम अक्रॉस 7 क्रिस्टल सिस्टम्स. ठीक है, आपके दिमाग में डेफिनेटली एक थॉट प्रोसेस होगा कि ये 7 ही क्यों, कहां से आ रहा है. ठीक है, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड लाइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री विच इज नॉट रियली वर्थ exploring right now. It is not part of your syllabus. So this we take up as a known piece of information with us, that there are 7 crystal systems that we come across based upon these unit cell parameters. Which unit cell parameters? The edge lengths and the angles between them. ठीक है, यस सर. अब ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं ये आपको रट्टा मारने पड़ता है. ठीक है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली रट्टा मारने पड़ेंगे. ठीक है, सबसे सिंपल तो आसान तो याद होता है क्यूबिक करना. ठीक है, इसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, द सिंपलेस्ट काइंड. ठीक है, ओ अच्छा, हाँ क्लास तो खत्म हो गई ना, 7:15 तक ही है. माय बैड. चलो इसके आगे से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं. तो नोट्स भेज देना. हाँ, मैं इसके नोट्स भेज दूंगा आप लोगों को. ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू सर.